बहुत कठिन है, क्योंकि जब तथाकथित कहते हैं ना बोलने की आज़ादी है, और जब तथाकथित कहते हैं ना मुस्लिम मोहल्ले हैं, ये देश में तो सेकुलरिज्म चाहते हैं लेकिन मोहल्ले मुसलमानों के चाहते हैं। ये फर्क है देश प्रेमी सोच में और देश विरोधी सोच में। नमस्कार। क्या देश को ये जानने का हक नहीं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का सच क्या है? क्या देश को ये जानने का हक नहीं कि ताजमहल मकबरा है या शिव मंदिर तेजो महाल है? क्या देश को ये जानने का हक नहीं कि जो इमारतें सांप्रदायिक विवाद की जड़ हैं उनका सच क्या है? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति रघुनंदन। देश में काशी मथुरा विवाद पहले से ही कोर्ट में है। ऐसे में अब ताजमहल में भी सर्वे की मांग उठ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल दरअसल एक शिव मंदिर है जिसका असली नाम है तेजो महाल। सर्वे में करीब 90 साल से बंद पड़े ताजमहल के 22 कमरे खोलने की मांग की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पक्ष को सर्वे मंजूर होगा, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट के आदेश के बाद भी सर्वे नहीं हो पा रहा है। कोर्ट को तारीख पर तारीख देनी पड़ रही है। सर्वे टीम का विरोध हो रहा है, हंगामा हो रहा है। अदालत के आदेश के खिलाफ सर्वे में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। कोर्ट अब कल सर्वे की नई तारीख देगी और सर्वे के बाद यह साफ हो सकता है कि मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाने के दावे में कितना दम है। अयोध्या के बाद देश में एक और सांप्रदायिक विवाद हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। ज्ञानवापी में सर्वे और ताजमहल में सर्वे की मांग ऐसे वक्त में हो रही है जब देश में लाउड स्पीकर पर अजान विवाद गहराया हुआ है और आरोप लग रहे हैं कि बुलडोजर वाली कार्रवाई सिर्फ विशेष लोगों के खिलाफ हो रही है। इसलिए आज का सवाल है कि जब सच सामने आने से देश में सांप्रदायिक विवाद घटाए जा सकते हैं, तो फिर सच का सामना होने से क्यों लोगों को डर लग रहा है? और इसी सच के सर्वे पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुबोही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो इस वक्त आपको दिख रही हैं स्क्रीन पर। साथ ही विजय शंकर तिवारी स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं मनीष शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अभी दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तब उनका तारुफ करवाऊंगी मैं। लेकिन शुरुआत मैं करना चाह रही थी, अगर कोई उस पक्ष का जिन्हें सच से डर लगता है वो जुड़ते तो बेहतर रहता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सुबोही खान से इस चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। सुबोही, अगर तेजो महाले को लेकर किसी भी तरह का विवाद है और कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक है, जो लोकतंत्र में यकीन रखता है और कोर्ट का रुख करता है, तो वो कौन लोग हैं जिन्हें सच के सामने से डर लगता है? जी देखिए, मैं डेफिनेटली ये तो मानती भी हूँ और ये पूरा देश हमेशा देखता है कि एक वर्ग ऐसा है कि अपना मतलब जहां उनको होता है वहां बोलते हैं कि जी हम न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं, और जहां भी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो फौरन न्यायपालिका के भी फैसलों को उठा के एक तरफ रख देते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स नहीं मानते। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर मेरा अपना पर्सनल मानना है कि ये मुद्दा कोर्ट से कचहरी से सॉल्व होने वाला है ही नहीं। राम मंदिर का मुद्दा इतने समय बाद कोर्ट से सॉल्व हुआ। मैं उसको एक मुसलमान होने के नाते अपने माथे पर कलंक मानती हूँ कि गंगा जमुनी तहजीब अगर है तो हिंदू भाइयों को कोर्ट से लड़के क्यों वो फैसला अपने फेवर में लेना पड़ा। सारी दुनिया जानती है। भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए सरकार, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए आप न्यायपालिका। क्या आप भारत के नागरिक नहीं है? मैं भारत के नागरिक हूँ। अगर कुछ आक्रांताओं ने मेरे देश के साथ बुरा किया है मेरे मजहब के नाम पर, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं अपने हिंदू भाई बहनों का हाथ थाम के उस कलंक को समाज के माथे से भी मिटाने की कोशिश करूं और अपने देश को भी आगे तरक्की की तरफ ले जाने में सहयोग करूं? कब तक हम लोग इस मसले पर लड़ते रहेंगे? अगर हमारा एक भाई रो रहा है, कह रहा है मैं तकलीफ में हूं, तो असली गंगा जमुनी तहजीब वही है कि हम अपने भाई या बहनों के आंसू पोंछे। एक बार आंसू पोंछ कर देखिए तो सही। और उसके बाद कितने मुद्दे हैं, देश को तरक्की करने के लिए कितनी चुनौतियों से जूझना है, लेकिन हम सालों साल पुराने मसलों पर बहस कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं को, मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोगों को और मुस्लिम समाज को भी ये मनन करना चाहिए कि 40,000 मंदिरों की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण स्तंभ है,
अयोध्या, मथुरा, काशी की तो बात कही जाती है। मैं पर्सनली एक भारतीय होने के नाते कहती हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ मंदिर और श्री राम और श्री कृष्ण के भव्य मंदिर एक बार बनवा कर तो देखिए। लेकिन देखिए 50 साल जैसे अभी आपने कहा, अभी आपने खुद ही कहा, इस पर मैं चाह रही थी कि दूसरे पक्ष का भी कोई होता तो मैं उनसे बात करती, वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है। सुबोई, अभी आपने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा अगर यहाँ पर मंदिर बनते हैं तो आपको खुशी होगी, लेकिन एक बात और आगे बढ़ जाती है ना, जब बात होती है ताजमहल को लेकर, तेजो महालय को लेकर, तो मनीष शुक्ला जी, आपकी पार्टी के लोगों पर और आपकी पार्टी से प्रभावित लोगों पर यह आरोप लगता है कि जानबूझकर आप लोग मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की याचिकाओं को बल देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने रिट नहीं की है, लेकिन इस देश का कानून और संविधान प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की अनुमति देता है कि वो कोर्ट जा सकता है, न्यायालय में जाके किसी भी चीज की प्रार्थना कर सकता है। न्यायालय उसकी प्रार्थना पर, उसकी मेरिट के आधार पर विचार करके अपना निर्णय देगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में कैसे आ गई? रहा सवाल ताजमहल का, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने तो कभी नहीं कहा। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता और उस समय संवैधानिक पद पर रहे आजम खान ने जरूर कहा था कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड को सौंप देना चाहिए। 2014 की बात है। और लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी उस समय मांग किया था कि मुसलमानों को लिए खोल दो और 5 वक्त की इबादत करने की अनुमति दो। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई? इतिहास अगर आप देखेंगे इस पूरे प्रकरण के विवाद की, तो समाजवादी पार्टी या इस तरह के मौलानाओं ने इसका विवाद को खड़ा किया था। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्लियर कट एक बात कही कि ये एक विश्व का आश्चर्य है और बनवाया चाहे किसी ने, लेकिन इसमें जो श्रम लगा वो हिंदुस्तान के श्रमिकों के खून पसीने से ये खड़ी की गई इमारत है। तो हम मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वही अधिकृत हो सकता है, लेकिन उधर तो अखिलेश यादव उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता इस पे बयान देते रहे, वक्फ बोर्ड के लिए मांग करते रहे। अनुराग भदौरिया जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। अगर आपने मनीष जी की बातों को सुना तो उनका जवाब दीजिए। वो तो ये कह रहे हैं कि खुद आजम खान कह चुके हैं भाई इसका पूरा करता धरता जो कार्य है पूरा तरह से ताजमहल का वो सौंप देना चाहिए वक्फ बोर्ड को। आप ही लोग पहले ये करते हैं, फिर जब इस तरह के मसले उठते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जानबूझकर बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। बिल्कुल मुद्दों से भटका रही है। और मनीष जी को नींबू जरूर दिखा दीजिएगा तो शायद उनको याद आ जाएगा। नींबू में लिए रहता हूं उनको याद दिलाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नींबू जरूर देख लें तो उनको याद रहेगा कि कई वर्षों तक यही काम मिलने वाला है। और आम आदमी नींबू और मिर्ची लेके अखिलेश यादव को दिखाइए, आप जो उनके ऊपर जो नजर चढ़ी है वो उतर जाए। कितनी महंगाई है देश में, आप मुझे बोलने दीजिए। इन्होंने नींबू और मिर्चा भी ले लीजिए और अखिलेश यादव को दिखा दीजिए। अरे मनीष जी, एक मिनट उनको बात पूरी करने दीजिए। भाई नींबू की बात क्या जवाब देना जरूरी है? बिना किसी रोक टोक के उन्हें 30 सेकंड तो बोलने दीजिए। और अनुराग जी, आपसे भी मैं यही उम्मीद करूंगी, जब मैं आपके बीच किसी को बोलने से रोक रही हूँ तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगी कि आप भी किसी के बीच नहीं बोलेंगे। प्लीज आप अपनी बात को पूरा कीजिए। तो मैं भी प्रीति जी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन यही उम्मीद करूंगा कि आप मुझे बोलने देंगी और मुझे टोका टेकी कम होगी, क्योंकि वैसे भी संघर्ष बहुत करना पड़ता है बोलने के लिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का अंबार है, बहुत बड़ा, एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा झूठ की पहाड़ है। झूठ जितना भी बोल सकते हैं, झूठ जुमला बोलना इनके डीएनए में है। ये झूठ ही बोलना है, इनको कुछ करना ही नहीं है। और असली मुद्दों से ध्यान भटकाना भी इनके डीएनए में है, क्योंकि ये यही दो ही काम करते हैं, झूठ बोलना और समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना और किस तरह से समाज को उलझा दें, जाति धर्म की राजनीति में उलझा दें और अपना काम निकाल ले जाएं कि कोई इनसे पूछ ना पाए कि पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है, कोई इनसे पूछ ना पाए कि दाल की कीमत क्या है, कोई पूछ ना पाए नींबू क्या भाव बिक रहा है, कोई पूछ ना पाए कि बिजली कितने घंटे आ रही है, कोई पूछ ना पाए कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, कोई पूछ ना पाए स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है, कोई इनसे पूछ ना पाए कि जो ललितपुर में बच्ची की मौत हुई है, कैसे इतनी दर्दनाक ललितपुर बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ वो क्यों हुआ, और यहाँ पे चंदौली में बच्ची को किस तरह से पीट के मारा गया, कोई पूछ ना पाए। ये इनकी आदत बन चुकी है। और ये बड़ी असली बात है अनुराग जी, नहीं, मुद्दे पे आ रहा हूँ, पहले दूसरा इनको बता दें। और इनके नेता वो हैं जो ललितपुर में जाते भी नहीं है और ना ललितपुर की घटना पे कुछ बोलते हैं और ना ही चंदौली घटना में बीजेपी के नेता कोई बोलते हैं और ना जाते हैं।
अब आपके मुद्दे की बात है। जहां मुद्दे की बात यह है कि ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है, इनको कोई लेना नहीं। यही तो ताजमहल को कलंक बताते थे, याद है आपको? कलंक बताने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी। जब इनकी सरकार बनी थी तो ताजमहल को इनके नेता कलंक बता रहे थे। बाद में जब समाजवादी पार्टी ने संघर्ष करके बताया ये कलंक नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए प्राउड की बात है, जो पूरा विश्व इसे देखने के लिए आता है। और समाजवादियों ने किस तरह से सजाया संवारा था इसको, जो इन्होंने कुछ किया नहीं वहां पे, एक काम तक किया नहीं, कलंक और बताते थे ताजमहल को। ये वो पार्टी के लोग हैं जो आज बताएंगे। इनका काम सिर्फ कभी ताजमहल की बात करेंगे, कभी लाल किले की बात करेंगे, कभी ज्ञानव्यापी की बात करेंगे, कभी इधर की बात करेंगे, कभी उधर की बात करेंगे। लेकिन प्रीति जी, ये महिला सम्मान की बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। पर वो जो आजम खान ने कहा था, सुनिए ना, आजम खान ने जो कहा था उस पर भी तो बोलिए दो शब्द। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही बात है कहने का मतलब कि कलंक किसने बोला था, मेरा सीधा सा सवाल है। अब आपसे सवाल पूछेंगे तो आप दूसरा सवाल पूछ लीजिए, मतलब जो जवाब नहीं देना ना, सीधे कह दीजिए जवाब नहीं देना, सीधे कह दीजिए कि जवाब नहीं देना है आपको। आप सुनिए, एक सेकंड सुनिए, मेरे साथ मौलाना अली कादरी जुड़ गए हैं, चेयरमैन है सीरत उल नबी अकेडमी के। ये तो हर चीज बेचने में अली कादरी जी तो बेचने में लगे। ठीक है सर, अली कादरी जी, कागज नहीं दिखाएंगे, बुलडोजर नहीं चलने देंगे, सर्वे नहीं होने देंगे, बंद कमरे नहीं खुलवाएंगे, क्या करवाना चाहते हैं आप लोग? हम करवाना चाहते हैं। देखिए मैडम, कागज किसको दिखाएंगे और क्यों दिखाएंगे, पहला सवाल। अली कादरी जी से मेरा सवाल है। ना सुनिए, कागज किसको दिखाएंगे और क्यों दिखाएंगे? हम भारतीय थे, भारतीय है, भारतीय रहेंगे। रहा सवाल बुलडोजर का, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड की लहर से अभी हम बाहर निकले नहीं, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, स्कूल की फीस भरने पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है। अब आप लोगों को बेरोजगार करेंगे और जितनी भी उनकी रोटी है वो भी छीन लेंगे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर, तो क्या ये इंसाफ होगा? एक मिनट के लिए सुनिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा वक्त दीजिए, हालात जब समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। सर्वे होने देंगे, सच का सर्वे, ताजमहल तेजो महल है। ये सच और झूठ का फैसला आप कब से करने लगे? अदालतें बैठी है ना, वो फैसला करेगी सच क्या है गलत क्या है। भाई किसी ने याचिका दायर की, उस याचिका में उसने कहा कि ये ताजमहल ही तेजो महल है, और वो साक्ष्य बता रहे कि उसका दावा ये, सुनिए तो सही, तो उस पर अगर सच का सर्वे हो जाए, मैं तो ये नहीं कह रही कि वो ताजमहल है या तेजो महल है, क्या है नहीं है, वो सबूत जब सर्वेक्षण की टीम जाएगी एसआई की, वो देख लेगी जाके, तो वो होने में किसको दिक्कत है और क्यों दिक्कत है? देखिए मैडम, सबसे पहले तो जो है 1991 का जो ऑर्डर है, जो वर्शिप एक्ट है, उसका उल्लंघन है अगर कोई लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर देता है। लेकिन हम कोर्ट का आदर करते हैं। अगर सर्वे का ऑर्डर है तो वीडियोग्राफी होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं तो है। वो कौन लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं? कोर्ट में ज्ञानव्यापी में आपने देखा ना, कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में क्या हुआ? वहां पर टीम गई, जो कोर्ट ने टीम तैयार की, वो टीम गई वहां। पहले दिन तो होने नहीं दिया गया, बड़ी मुश्किल से वो अंदर दाखिल हुए, फिर अगले दिन बहुत ही स्थिति खराब हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की नौबत आ गई कि कैसे काबू किया जाए। आप कह रहे हैं कि हम कब मना कर रहे हैं, तस्वीरें कुछ और बता रही हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आप एक जर्नलिस्ट है और आप चैनल पे बैठकर मुझसे बात कर रही है। पहले दिन का सर्वे पूरा हुआ, दूसरे दिन उससे पहले वो हंगामा हुआ कि नहीं हुआ? अली कादरी जी, तस्वीरें मैंने ही दिखाई थी, उस वक्त मैं ही एंकरिंग कर रही थी, वो तस्वीरें मैंने दिखाई थी, और उस तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि किस तरह से जुमे का दिन था। मुझे अच्छे से वाकिफ है इस बात से, और मैं खुद वहां पर मौजूद थी, जो यहाँ पर से लगातार स्टूडियो से हम तस्वीरें दिखा रहे थे। उन तस्वीरों के जरिए हम ये बता रहे थे कि कैसे माहौल टेंस था। वहां पर जो टीम गई, उसे दाखिल होने के लिए फोर्सेस की तैनाती करनी पड़ी। तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ही ज्यादा एक पक्ष होकर बात कर रहे हैं, लेकिन वो आप तस्वीरें तुरंत देखेंगे तो अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, अगर आपके सामने न्यूज़ 18 चल रहा है तो आप देख पाएंगे
ज्ञानव्यापी मस्जिद में जब सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो कैसे वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, न सिर्फ मौजूद थे, वो नहीं चाहते थे कि मस्जिद के अंदर दाखिल हो ये सर्वे की टीम, फोर्सेस को बुलाना पड़ा, तब जाकर जैसे तैसे वो लोग अंदर दाखिल हुए। अब बोलिए अपनी बात को, अगर तस्वीरें देख पा रहे हैं। यही तो कह रहा था मैडम कि फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं यही कह रहा था कि बाबरी मस्जिद का जो एक बरस से जो एक इश्यू था, जो एक विवाद था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है खत्म किया और मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 1991 का जो फैसला है उसका कोई दूसरे समुदाय वाले आदर नहीं कर रहे हैं। अपील पे अपील डालकर हमारे देश की फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये अगर मुद्दे चलते रहेंगे ठीक है तो कैसे होगा, मुझे ये बताइए। देखिए सुनिए, वर्शिप एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो संविधान के जरिए दिया गया है, लेकिन अगर कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है तो उसके भी मतलब और मायने हैं, और अगर कोई उस वर्शिप एक्ट का हवाला देता है तो वो जाके उस मामले में अगली याचिका दाखिल कर सकता है। इस बात के लिए तो हमारा लोकतंत्र इजाजत देता है। विजय शंकर तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि कोई है, एक ऐसा समुदाय, ऐसा तबका है जो देश की फिजाओं में जहर घोलना चाहता है और इस तरह के मसलों को बहुत पुरजोर तरीके से उठाता है। नहीं, वो बिल्कुल कादरी जो बोल रहे हैं वो तो बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जब हिंदुओं को मारते हैं, हिंदुओं को काटते हैं, हिंदुओं के ऊपर दुराचार करते हैं तो वो बात नहीं उठती, तो ये भाईचारा आता है, देश में सद्भाव आता है। अगर वो अपनी आवाज़ उठाता है तो ये सांप्रदायिकता फैलती है। मैं दूसरी बात, अभी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर मैं आता हूँ कि जितने भी मंदिरों की बात हो रही है वो मंदिरों को जिन्होंने गिराया है, जिन्होंने उसको तोड़ा है, वो स्वयं दस्तावेज छोड़कर गए हैं। 1017 में कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रमण हुआ, मोहम्मद गजनवी ने वहां पर तोड़ा, वहां पर जहां पर भगवान कृष्ण पैदा हुए थे वहां पर एक स्ट्रक्चर बना दिया। 1528 ने बाबर ने जहां भगवान श्री राम पैदा हुए थे वहां पर मंदिर था, उसको तोड़कर वहां एक स्ट्रक्चर बना दिया। 1665 में सोमनाथ मंदिर वाले स्थान पर कर दिया। 1669 में ये औरंगजेब ने लिखा हुआ है। जो जिन्होंने तोड़ा है उन्होंने अपना पूरा का पूरा इतिहास लिख करके छोड़ गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अब यहाँ पर दोबारा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस्लाम का शासन खड़ा करके जा रहे हैं, अब ये सदियों तक यही रहने वाला है। उनको नहीं पता था कभी अंग्रेज आएगा, फिर अंग्रेजों को भारत के लोग भगा देंगे और यहाँ कोई दूसरा राज्य आएगा, इस प्रकार की चर्चा होगी, उनको कल्पना में नहीं था। लेकिन अब चूंकि ये सारे के सारे मंदिर ये हिंदू मंदिर हैं, भगवान राम का जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, ये ताज है, मैं ये कहना चाहता हूँ फरगना जहाँ से बाबर आया था, जहाँ से ये आक्रांता आए थे, उनके अपने घर कैसे थे, वो जहाँ रहते थे वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, तो जो उनका आर्किटेक्चर आता ही नहीं था, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े भवन बने हैं ये कहाँ से बना दिया इन्होंने। तो ये यहाँ का स्ट्रक्चर था। अगर यहाँ का आर्किटेक्चर देखना है तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखते जाइए, आपको बड़े बड़े विशाल इस प्रकार के आर्किटेक्चर मिलेंगे। तो ये इस बात का सबूत है कि ये भारत में ये जो बने हैं ये उन्हीं की ईंट गारे से उसी स्ट्रक्चर में गढ़ करके बनाए गए हैं। विजय शंकर जी, ये जो आप बातें कह रहे हैं, तमाम जो बातें कह रहे हैं, इसमें सिर्फ ये ऐसा था और ऐसा हुआ था और इसलिए ऐसा है और इसलिए यहाँ मंदिर थे, आपकी ये तमाम बातें जो है उन तथ्यों के आधार पर है। लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो इन तथ्यों को सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की बातों के जरिए समझा जाता है, बाकी जो काम है वो एसआई की टीम करती है। जो बात अली कादरी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तो ये सिलसिला रुकेगा ही नहीं। आप पहले अयोध्या, फिर आपने मथुरा कर दिया, फिर काशी कर दिया, आप तेजो महालय कर दिया, कल को कुतुब मीनार हो जाएगा, कल को कोई हो जाएगा, तो ये मसलों का कहीं अंत होगा कि नहीं होगा? हाँ, उसका अंत है। कादरी साहब आए अपने समाज के साथ, बोले जो आपके आस्था के केंद्र है हम साहस आपको देने के लिए तैयार हैं, चूंकि आपके आस्था केंद्र है, आपके आस्था के केंद्र भगवान राम यहाँ पैदा हुए, आपके आस्था के केंद्र भगवान कृष्ण यहाँ पैदा हुए, यह काशी विश्वनाथ आपका आस्था का केंद्र है, तो ये आपके हैं, आप ले लीजिए, अंत हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा, किसी कोर्ट में नहीं जाएगा। और आप कहते हैं कि हमारे आस्था के केंद्र है, हमें लौटा दीजिए, सब मामले शांत हो जाएंगे। देखिए, सवाल इनके आस्था का नहीं, आस्था तो हम लोगों का है। हम लोग हैं जो अपने धर्म को आस्था का विषय मानते हैं, ये तो उसको राजनीतिक विषय मानते हैं। ये आस्था कहाँ है, इनको कोई लेना देना नहीं है। आस्था का विषय जरा बताइए थोड़ा। ये भगवान से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये भगवान को अरे तो भाई अनुराग जी, सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस इतना सा बता मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी
जैसे आपने बोला ना सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भदौरिया तो की इतनी लीजिए। हिम्मत सर्वे नहीं होना है चाहिए कि नहीं होना कि वो चाहिए? कहते हैं कि अदालत के चिल्लाइए आदेश मत, का मुझे बोलने अनुपालन दीजिए, हो। मेरे सामने ज्ञान टीवी नहीं है। व्यापी में सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना हाँ, तो वही चाहिए? मैं कह रहा हूँ, सुन तो लो मेरी बात। आपको तो कल भी जवाब दे चुका हूँ, आज भी जवाब ये दूंगा। बोल ही नहीं बस पाएंगे छोड़ तो प्रीति जी। कीजिए। इनकी ये हिम्मत नहीं भारतीय है जनता बोलने। पार्टी मुश्किल है ही नहीं देखिए अनुराग कैसे हल्ला भदौरिया मचा रही है। जी कि देखिए आप एक पहले हल्ला की संविधान हिम्मत से नहीं पहले है, जो कहते हैं प्रस्तावना आप होता है वो सुनिए, बताएं। देश का आप बोलने सीधे दीजिए ना, बताइए आपको कि बीजेपी ज्ञान की प्रवक्ता व्यापी तो में नहीं है। सर्वे होना चाहिए अरे नहीं तो होना आप चाहिए? तो चुप रहिए ना 2 मिनट, मुझे बोलने देंगे कि आप बीजेपी के अरे एजेंट हाँ बनके ना चिल्ला रहे में हैं। सुनिए, हाँ ना में इतना आप कह रहे बोलने दीजिए बोलिएगा, हाँ कर दीजिए ना कर दीजिए, उसके बाद पूरा स्पेस आपका है। हाँ तो चुप होइए, 1 मिनट चुप हो जाइए, सुन लीजिए। बीजेपी के एजेंट मत बनिए, मुझे नहीं बोलने पाएंगे, दीजिए। मैं अपनी इनकी बात हिम्मत बीजेपी मैंने के कह रहा हूँ, एजेंट फिर आपका बनने और जवाब ना बनने का तमका हाँ, आपसे तो लेने मुझे की बोलने जरूरत दीजिए नहीं है। ना। सवाल हाँ, पूछना मेरे अगर ऊपर किसी चिल्ला पार्टी का रहे हैं। एजेंट बनना है तो फिर आप अपना बीजेपी तय और करते बजरंग दल रहिए, और आपका आरएसएस सवाल बोलता है पूछेंगे तो चुपचाप बीजेपी बैठ वाले के बोल एकदम देंगे। चुप दर्शक बन के देखते आप रहती भी है। हमेशा और ऐसे ही मैं करते बोलता हैं हूँ तो अनुराग चिल्लाने भदौरिया लगती जी। है। प्लीज जो किसी पहले आप को चिल्ला किसी लीजिए, को फिर मैं बोलूंगा। सर्टिफिकेट मत दीजिए। आपको बिल्कुल, सर्टिफिकेट क्योंकि देने आप वाले बहुत सर्टिफिकेट लोग हैं देने इस वाला पैनल काम में। कर रही हैं। मैं तो कोई सर्टिफिकेट आपको देना नहीं सर्टिफिकेट नहीं चाहता थमा रहा है। मैंने हाँ, सिर्फ आपसे ये पूछा क्योंकि कि अभी- ज्ञान व्यापी अभी विजय शंकर सुनिए, जी एक बोल रहे थे, सवाल तो का आप जवाब दे चुपचाप दीजिए सुन ना। रहे थे। ज्ञान आप व्यापी मुद्दों के मस्जिद आप में सर्वे मुद्दों के होना सुन चाहिए रहे थे, नहीं क्या होना बात है? चाहिए? क्या बढ़िया बात बोल रहे हैं, क्या मस्जिद बढ़िया में बात सर्वे बोल की रहे हैं जरूरत आप। है कि हाँ, नहीं बहुत है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चुपचाप प्रीति मैंने जी, बोलना शुरू किया तो आप लगे प्रीति सवाल। जी, अरे मुझे जवाब प्रीति जी, दूंगा, मुझे इतना बोलने कठिन दीजिए। सवाल इनसे क्यों पूछ इसलिए रही मैं है? पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो इतना अब कठिन देखिए सब सवाल का चिल्लाएंगे तो जवाब मैं चुप हो जाता हूँ। पहले सब अनुराग चिल्ला रहे हैं, भदौरिया फिर के जवाब अखिलेश दीजिए। यादव क्योंकि नहीं आपकी दे चाल सकते। कि सब चिल्ला ये रहे हैं, नहीं दे जवाब मिलेगा पाएंगे, कि इनकी झंझट खत्म हो हिम्मत जाए। नहीं है कहने आपकी की चाल में कामयाब अदालत हो के गई आप फैसले प्रीति जी। को मानना आप चाहिए। बीजेपी के एजेंट ये बन के कह बैठी नहीं हुई है सकते यहाँ कि पे। सर्वे आप वीडियोग्राफी बीजेपी होना बोलता है तो आप चाहिए। चुप रहती है, हम बोलते हैं तो ये बीजेपी बहुत वाले कठिन बोलो, हम नहीं सवाल बोल है। रहे हैं, बजरंग दल अनुराग के बोलो, सब भदौरिया बोले। नहीं, तो जवाब कैसे श्री मिलेगा अखिलेश आपको? यादव इसका जवाब नहीं दे हालत है सकते। देखिए। ये उनको केवल वो भी नींबू और अखिलेश यादव मिर्चा कहोगे लेके तो चहल पानी वानी सकते पिलाओ। हैं। बेचारे अखिलेश ये यादव के नाम केवल पे कहीं राम बेहोश भक्तों होके को गिरना पड़े, गोलियों से उनको पानी वानी भुलवा पिला दो। सकते उनको हैं। लग रहा है अखिलेश ये यादव जी केवल और ललितपुर जा रहे हैं, केवल अखिलेश यादव चंदौली पंचकोसी जा रहे हैं, परिक्रमा बीजेपी को नेता जा रोक नहीं रहे हैं, अनुराग सकते जी, हैं। उनकी अनुराग नींद जी, उड़ गई, उन्हें पानी वानी इतना पिलाओ। कठिन अखिलेश सवाल है यादव तो ने बता ज्यादा दीजिए, देर से। फ्लिप कर देते हैं। अब आप इतना बोल रहे हैं। कठिन सवाल अब लग रहा है तो फ्लिप कर देते हैं। अब आप बोल रहे हैं, हो गया। हो सर्वे गया, होना आपका चाहिए, एजेंडा नहीं होना चल गया, तो चाहिए? मैं बोल लूं। अब मैं बोल लूं देवी जी, अगर आपका आपकी कृपा हो 30 सेकंड चुप रहने की तो मैं बोल लूं। आप बोलिए 30 सेकंड चुप रहेंगे तो मैं बोल लूं अपनी बात। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला, हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है, भारतीय जनता पार्टी के संविधान से नहीं। और हम सब कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं। जब कोर्ट कोई चीज कहता है तो सभी लोग उसको मानते हैं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मानता है। अगर कोई नहीं मानता है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट से और संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपने एजेंडे से लेना देना है, उनको आस्था का राजनीतिकरण करना है। वो उसमें आपने ये साफ कर दिया, आपने ये साफ कर दिया कि वो जो लोग आपके विरोध में हैं, आप उनका सिर्फ और सिर्फ यहाँ आलोचना करने के लिए आए। आपको पूछे गए सवाल सुनिए ना, जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं आप उनके साथ खड़े हैं। जो लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं, साफ हो गया है कि आप उनके साथ खड़े हुए हैं। मनीष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए ना सर, ये सिलसिला तो कहीं थमना लगता नहीं है कि होगा। जैसे अयोध्या से शुरू हुआ, काशी, मथुरा, फिर तेजो महालय हो गया, फिर कुतुब मीनार हो जाएगा, फिर कोई और हो जाएगा। तो अगर विपक्ष ये आप पर आरोप लगा रहा है कि आप लोग मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस आरोप में क्यों नहीं माने की दम है? देखिए प्रीति जी, मैंने तर्क के आधार पर 2 बात कही ताजमहल के विषय पर। अगर कोई सर्वे वीडियोग्राफी के लिए अदालत में जाता है तो उसका संवैधानिक अधिकार है। 2014 में आजम खान ने कहा कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड को सौंप देना चाहिए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और विधानसभा में 2000 जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उस दौरान डिबेट हुई, उसमें भी आजम खान शामिल हुए उस डिबेट में। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। अनुराग भदौरिया हो सकता है उस समय राजनीति में नहीं रहे, इसको नहीं पता होगा। लेकिन एक सवाल आपने पूछा कि अगर अदालत के फैसले के विरुद्ध में लोग भीड़ लगाकर ज्ञानवापी के परिसर में खड़े होते हैं, वो सही है या गलत है? तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। और ये सचमुच कठिन सवाल है अखिलेश यादव से लेकर अनुराग भदौरिया के लिए। अनुराग भदौरिया केवल नींबू और मिर्चा लेके टहल सकते हैं, अखिलेश यादव की नजर उतार सकते हैं। ये संविधान और कानून के साथ एक अदालत है, अदालत एक फैसला देती है कि सर्वे और वीडियोग्राफी होना चाहिए, उसको जबरदस्ती रोकने का प्रयास होता है।
वहाँ और पे उसके स्टेशन खिलाफ तक ये नहीं बोल नहीं मिलता पा पेशेंट रहे को हैं। ले जाने के लिए, ये वहाँ इनका दवा तक असली नहीं चरित्र और है। इनके मंत्री ये कह रहे थे कि राम यहाँ की भक्तों के हेल्थ ऊपर व्यवस्था गोलियां खराब है, चलवा मुझे शर्म सकते आती है। हैं, मैं नहीं कह रहा था, ये इनके मंत्री पंचकोसी पाठक जी कह परिक्रमा रहे को थे। रुकवा उनके सकते हैं, इनके ताजमहल को स्वास्थ्य कह मंत्री सकते हैं कि मंत्री के वक्फों को दे शब्द है देना ये। चाहिए, और आज ये लेकिन ये नहीं बातें कह बनाएंगे, सकते असली मुद्दों से ध्यान कि भटकाने के लिए। कभी बहुसंख्यकों ज्ञान की प्राप्ति आस्था की के बात साथ करेंगे, खिलवाड़ कभी नहीं होना तेजो महल की चाहिए। बात करेंगे, अरे कभी भैया, अगर ज्ञान ताजमहल को वापी में कलंक सब बताएंगे, अच्छा कभी है यहाँ पे लाल किले तो की बात करेंगे, वीडियोग्राफी हो तो कभी जाने दो। शाहजहाँ की बात करेंगे, आखिर तो कभी पेट किसी की बात करेंगे। में अरे अखिलेश कमाल है यादव भाई, के मरोड़े जनता क्यों को उठ आपने रहे वोट हैं? दिया था, यहाँ और महंगाई ये जो बेरोजगारी पे आपने लगातार वोट उनकी मांगा कमेंट्री था। है, आपने आजाद गैस भदौरिया सिलेंडर यहाँ कहते 1000 हैं, रुपए हो गया, मैं आप दीजिए। दोनों को रोक रही हूँ। इनको बात देखिए नहीं रोक रही है। देखिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे लगातार जो व्यूअर्स हैं वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनका समय कीमती है और उस कीमती समय में जब दो लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ आएगा। ऐसे में मैं आप दोनों को चाहती हूँ कि थोड़ा ठहरिए। और सुबोही खान, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। इन दोनों की थोड़ी ऑडियो कम कीजिए, मनीष जी की भी कम कीजिए और अनुराग जी की भी कम कीजिए। सुबोही, आखिर ऐतराज क्यों होना चाहिए किसी को भी? दोनों ही सवाल हैं, दोनों ही बातें हैं। एक तरफ है कि भाई धार्मिक मामले हैं, किसी तरह जल्द से जल्द निपटारा हो। हमारा देश एक ऐसा देश है जिन्होंने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो वो जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उसकी मूल वजह क्या है? क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो ये एक अनवरत सिलसिला है जो शुरू हो जाएगा? जी जी, देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को जो शायद क्लूलेस हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पैनल्स पे आकर बैठते हैं, मुझे लगता है ये लोग अज्ञानतावश नहीं कह रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने के लिए और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये माहौल बना रहे हैं, ताकि मुस्लिम वोट पोलराइज होके और इनकी तरफ खिंचे कि हाँ, ये मुसलमानों की बात करने वाले हैं तो हम इन्हें ही सत्ता में रखें। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज से भी अपील करना चाहती हूँ कि ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है। ये हमारे पास वक्त है, ये हमारे पास समय है कि हम पीढ़ियों की, हजारों सालों का जो कलंक हमारे मजहब के नाम पर लगाए, उसको धोने का हमें एक मौका मिला है। हजारों साल पहले अगर हमारे मजहब के नाम पर देश पर आक्रमण हुए, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी ऐसे, मैं मछली बाजार की तरह जंगली अनुराग जी, आप शांत रहिए। सुबोही, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। सुबोही, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, एक ब्रेक मुझे लेना होगा। मौलाना अली कादरी का सवाल ये है कि फिर तो ऐसा एक ऐसा मॉन्यूमेंट, एक ऐसा इतिहास के पन्नों में दर्ज इतिहास ताजमहल का, जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा होती है, जिसे अजूबा कहा जाता है, जिसे देखने के लिए विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर। ऐसे धरोहर को किसी विवाद की जड़ से जुड़ जाना और किस तरह से वो एक अलग ही मोड़ ले रहा है कि तेजो महल है, ताजमहल है, उसको क्या किया जाना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए। एक ब्रेक में ले रही हूँ, इसके बाद अली कादरी जी के पास जाऊंगी और इसी के सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सुबह आपके पास भी आती हूँ एक ब्रेक के बाद। और लोहे की मदद से बनी छतें सब मिट्टी में मिल गईं। हर तरफ मलबे का ढेर लग गया और उन गोदामों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। बताया गया कि इन गोदामों में यूरोप के कई देशों से सामान आता था और फिर यहीं से इसे पूरे यूक्रेन में पहुंचाया जाता था। इस बीच खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के एक टैंक को मिसाइल से हमला कर तबाह कर दिया। सबूत के तौर पर ज़ेलेंस्की की सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मिसाइल से निशाना बनाए जाने के बाद रूसी टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। यही नहीं, उससे काले धुएं का गुबार भी उठता रहा जो आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। यूक्रेन की सेना की तरफ से यह दावा किया गया कि इस रूसी टैंक को तब निशाना बनाया गया जब वो शहर के एक इलाके पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी उस पर मिसाइल दाग दी गई, जिससे उसके परखचे उड़ गए। यह भी दावा किया गया कि इस मिसाइल हमले में टैंक के साथ रूसी फौज का एक ट्रक भी तबाह हो गया, जिसमें पुतिन के सैनिकों के लिए हथियार भरे थे। उधर ज़ेलेंस्की की सेना ने यूक्रेन के एक इलाके में हमले के लिए घुस रहे रूसी सेना के टैंकों को आसमान से बम बरसाकर तबाह कर दिया। यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, इसका पता नहीं चल सका। लेकिन यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें ज़ेलेंस्की की सेना आसमान से रूसी टैंकों पर बमों की बारिश करती दिखी। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना के ये टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें मिसाइल और रॉकेट दागकर तबाह कर दिया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में रूसी सेना के टैंकों पर ताबड़तोड़ बम बरसते और वहां लगातार धमाके होते नजर आए। यही नहीं, धमाकों की वजह से वहां धूल और धुएं का गुबार भी उठता दिखा। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि इस हमले में रूसी सेना के कई सैनिकों को भी ढेर कर दिया गया। इसी तरह के एक और वीडियो में यूक्रेन की सेना पुतिन की फौज पर तोप से गोले दागती दिखी। इस दौरान वहां कुछ सैनिक भी दिखाई दिए। जैसे ही तोप से गोला दागा गया, वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी हुई और आसपास धुआं छा गया।
वहीं यूक्रेन ने स्नेक आइलैंड पर हमला कर रूस की मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया। काला सागर में मौजूद यह टापू यूक्रेन का हिस्सा है, लेकिन जंग शुरू होते ही रूस की फौज ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही स्नेक आइलैंड रूस और यूक्रेन की सेनाओं के लिए जंग का मैदान बन गया। रूसी फौज के उस पर कब्जा कर लेने के बाद यूक्रेन की सेना ने भी उसे छुड़ा लेने का दावा किया। इसके बावजूद स्नेक आइलैंड के लिए दोनों देशों के बीच लड़ाई जारी रही। इस बीच यूक्रेन ने वहां रूसी मिसाइलों पर किए गए हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें हमला होते ही उन मिसाइलों से तेज धमाके के साथ आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आईं। इसके बाद वहां धुएं का गुबार फैल गया। यूक्रेन का दावा है कि यह हमला दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्तार TB2 से किया गया। उधर यूक्रेन के चरकास्के शहर में मोर्चे पर डटे यूक्रेन के कुछ सैनिकों का वीडियो सामने आया, जिसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि जंग को शुरू हुए करीब 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक उसी जोश के साथ अपनी देश की सुरक्षा में तैनात हैं, जो कि उस वीडियो में दिखा भी। इस वीडियो में यूक्रेन के कुछ सैनिक जमीन में गड्ढे खोदकर उनमें तैनात नजर आए, वो भी इस तरह कि अगले ही पल अगर दुश्मन हमला कर दे तो वो उसका तुरंत जवाब दे सके। कई किलोमीटर लंबे और कई फीट गहरे गड्ढे यूक्रेन के उन सैनिकों के लिए जैसे उनका घर बन गए, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी शिकन दिखाई नहीं दी, क्योंकि उन्होंने अपने देश को रूस के कब्जे से बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है। उन्हीं गड्ढों में उन्होंने अपने हथियार रखे और वहीं अपने सोने और खाने पीने की व्यवस्था भी कर ली। इसके साथ ही सूरज उगने से लेकर ढलने तक उनकी नजरें दुश्मन के अगले एक्शन पर चौकस दिखीं। इस बीच ब्रिटेन ने दावा किया कि जल्द ही रूस को जंग के लिए हथियारों के लाले पड़ सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रैडिकन ने दावा किया कि रूस के पास मिसाइलों की भारी कमी हो गई है और इसका असर यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमले में दिखना शुरू हो गया। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रैडिकन का दावा है कि पिछले दिनों रूसी सेना को सप्लाई होने वाले हथियार उन्हें समय पर नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हमले की धार कमजोर पड़ गई। हालांकि ये दावा ब्रिटेन का है, जो यूक्रेन को शुरुआत से हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहा है, इसलिए कि जंग में जेलेंस्की कमजोर ना हो और युद्ध लंबा खिंचता रहे, इसलिए भी कि इससे रूस के आर्थिक के साथ साथ सैन्य ताकत का भी नुकसान हो। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा है कि जंग की शुरुआत में जितनी तेजी से मिसाइलें और बमों की बारिश की जा रही थी, अब रूस के हमले में वो तेजी नहीं देखी जा रही। मतलब ये नहीं कि जंग जीतने के लिए रूस जल्दबाजी में नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन को युद्ध के लंबा खिंचने का अंदाजा नहीं था, इसलिए शुरुआत में ही पुतिन ने अपने हथियारों की ताकत से यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन जब रूस को इसमें कामयाबी नहीं मिली तो उसने जंग की रणनीति में बदलाव कर दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, रूसी सेना के लिए हथियारों की सप्लाई में रुकावट आ रही है। और दावा तो यह भी है कि रूस में बैठे सेना के कई अधिकारी जंग में अब तक जीत हासिल नहीं होने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। इसके साथ पुतिन ने हथियारों की कमी को तुरंत दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का भी निर्देश दिया। उधर यूक्रेन जंग के बीच ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस नेटो पर भड़क गए। इटली के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि नेटो की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यही नहीं, पोप फ्रांसिस ने तो यहां तक कह दिया कि नेटो ने ही रूस को इस युद्ध के लिए भड़काया। उनके मुताबिक नेटो से जुड़े देश अपनी ताकत दिखाने के लिए रूस के दरवाजे तक पहुंचे, जिससे बात इतनी बिगड़ गई कि रूस ने युद्ध करने की ठान ली। पोप फ्रांसिस यही नहीं रुके, उन्होंने नेटो पर रूस को उकसाने के बाद पीछे हटने का भी आरोप लगाया। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु का साफ मानना है कि नेटो की इस गलती की सजा यूक्रेन को भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने युद्ध के पीछे हथियार कारोबारियों के मुनाफे का खेल होने की भी बात कही। पोप ने यह गंभीर आरोप लगाया कि युद्ध की आड़ में खतरनाक हथियारों तक का टेस्ट हो रहा है, यानी अपनी ताकत को बढ़ाने और शक्ति प्रदर्शन के लिए लोगों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़। हालांकि पोप ने अपने इस इंटरव्यू में पुतिन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इतना ही नहीं, वो यूक्रेन को हथियार दे रहे देशों पर भी चुप्पी साधे रहे। लड़ाई का पहली चरण हम लोगों को दिखाई दी है कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी अब इस मानने को तैयार हो गया है कि ये ताजमहल तेजोमहल है। अगर इस तरीके का विवाद पैदा किया जाता है तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया के अंदर ताजमहल के सिलसिले में लोगों के जहनों में शक और शुबहात पैदा होंगे। देश नहीं झुकने देंगे। आप देख रहे हैं काशी मथुरा जारी और अब ताज की बारी। इसको लेकर एक
वर्ग विशेष के भीतर डर भी है, उस डर को लेकर अलग अलग तरह से विरोध के स्वर भी आवाज के तौर पर और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को लेकर भी हम देख रहे हैं। सुबोई, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। लेकिन ताजमहल को लेकर एएसआई का सर्वे ये भी बताता है, एक रिपोर्ट ये भी कहती है, जहां तमाम दावे तेजो महालय को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन एक दावा ये भी है कि वहां पर मंदिर नहीं था, वहां मकबरा ही था। इस पर क्या कहिएगा? जी जी, देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ और सभी लोग जानते हैं इस बात को कि जिस वक्त आक्रांता आए, भाई वो राज भी कर रहे थे, उनके पास पैसा भी था, वो खाली जमीनों पर भी मस्जिद मकबरे बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर मंदिर विध्वंस करके, मंदिर विकृत करके मस्जिदें स्थापित करी, क्योंकि उनका मेन मैसेज ये देना था कि केवल इस्लाम ही मजहब है, बाकी सब बेकार है। ये मैसेज देने के लिए जो मस्जिदें खड़ी गई, मैं उनको पर्सनली मस्जिद मानने से भी इनकार करती हूँ, क्योंकि हक तलफी की जगह, किसी का खून बहाई हुई जगह, किसी का दिल दुखा के बनाए हुए स्ट्रक्चर को मस्जिद नहीं माना जाता। वहां पे पड़ी हुई नमाजें अल्लाह ताला आपके मुंह पर मारकर फेंकेगा। मैं जो लोग भी उसको मस्जिद समझते हैं उनको भी मनन करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, फिर भी चलिए मान लिया कि हम बहुत आगे आ गए हैं, 40,000 मंदिरों की बात अगर हम करने बैठेंगे तो ये समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए हमें संवाद करना चाहिए आपस में, दोनों कम्युनिटीज के रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि 50 साल अयोध्या, 50 साल मथुरा, 50 साल काशी, ऐसे हम हर मंदिर के ऊपर 50-50 साल लड़ाई नहीं लड़ सकते। और बहुत से मुद्दे हैं जिसको समाज की, देश को, विश्व को जरूरत है, तो फाइनली रिजॉल्व करते हैं। मेरा अपना एक एडवाइस है कि श्री राम श्री कृष्ण के भव्य मंदिर अयोध्या, मथुरा, काशी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ मंदिर, ये भारतीय संस्कृति को दर्शाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, हमारी संस्कृति की ताकत है। अगर इस पर अग्री कर जाती हैं दोनों कम्युनिटीज और इसके हिसाब से अमेंडमेंट हो जाता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, तो मुझे लगता है लड़ाई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और देश आगे तरक्की की तरफ बढ़ेगा। सही तरीका है सुबोई जो सुझाव दे रही हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। उनको भी हिम्मत जुटा के कहना चाहिए था कि ये जो पार्लियामेंट बनाया अंग्रेजों ने बनाया है, 200 साल तक हमारे पे रूल करके गए ना जाने कितने को हमको फांसी पे लटका दिया, ना कितने निर्दोषों को मार डाला, गुनहगारों को इन्होंने मार डाला और पूरा हिंदुस्तान को लूट के चले गए। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। नहीं, मेरी पूरे बस उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं बोलते? आप पार्लियामेंट गिरा दिया जाए, इंडिया गेट गिरा दी जाए, लाल किला गिरा दिया जाए, ढहा दिया जाए, सारे यहाँ पे ढहा दिया जाए। मनीष जी है बीजेपी, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी की सपोर्ट की बात तो कर ही नहीं है ना भाई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ तो इनडायरेक्ट बहुत चलता है ना प्रीति जी, यहाँ इनडायरेक्ट न जाने कितने लोग होते हैं, यही तो दिक्कत है ना। यहाँ विवाद खत्म करने की बात अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से कैसे ताल्लुक हो सकता है? वो तो एक सुझाव दे रही है, मैं उस पर ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये सुझाव अच्छा है या फिर इसमें भी कुछ और बदलाव आपकी नजर से होना चाहिए? प्रीति जी, मैं बताऊंगा तो बहुत लोग गुस्सा आ जाएंगे, आप ही गुस्सा आ जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। यहाँ इनडायरेक्ट ऐसा तो लग रहा है जैसे कि बिना गुस्सा किए ही आपने पूरी डिबेट कर दी हो। आप बताइए। अरे बात तो बताइए भाई, अपनी बात को तो रखिए, क्योंकि आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। जो 200 साल, सुन तो लीजिए, 200 साल जो मेरे पर रूल कर गए, जो मेरे देश को बर्बाद कर गए, जहाँ ये आरएसएस और बीजेपी के लोग बने उस आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में भाग तक नहीं लिया, वो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं। जो माफी मांगते थे अंग्रेजों से, वो आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्योंकि उनके मन में चोर है। जिसके मन में चोर होता है ना प्रीति जी, वो ज्यादा चिल्लाता है। 5 सेकंड दीजिएगा। वो ज्यादा चिल्लाता है प्रीति जी, वो बोलता है मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं राष्ट्रभक्त हूँ। क्यों? क्योंकि वो है नहीं। जो अगर होते तो आज की जनता जो बेरोजगारी, महंगाई से आत्महत्या कर रही है, उसके बारे में बोल रहे होते। अगर वो राष्ट्रभक्त होते तो बोलते यहाँ नींबू 200 रुपए 250 रुपए किलो क्यों है। अगर राष्ट्रभक्त होते तो बोलते यहाँ मेरी बेटियों पे अत्याचार और अन्याय हो रहा है, क्यों हुआ? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। आज भी वही अधिकारी वही बैठे हुए हैं। कमेंट फिर मैं मनीष जी के पास जाऊंगी। मैं बात पूरी कर लूं। देखिए, अरे हो गई आपकी बात, आप बहुत दूसरे लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं। देश का समय महत्वपूर्ण है, आपकी तरह राजनीति करने नहीं बैठे यहाँ पे सारे। बात नहीं करेंगे। प्रीति जी प्लीज ये चिल्लाना बंद करें, तो मैं बोलूँ, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी इतनी तेज। अनुराग जी ठहरिए थोड़ा, आप जवाब लीजिए ना। जी देखिए, मैं मानती हूँ कि अब समय है कि अंग्रेजों की गुलामी करने का भी समय आ गया है, अपने माइंड को डीकॉलोनाइज करने का भी समय आ गया है।
हम लोग वेस्ट को जो अंधों की तरह कॉपी करते हैं, हम पंचवटी की संस्कृति यूकलिप्टस लगाते हैं, धरती का पानी सोख गए हैं हम बिल्कुल अंग्रेजों की सारी गुलामी मानसिकता हम निकाल के जड़ से फेंकेंगे, लेकिन हर विषय को एक एक करके समाधान करेंगे। भविष्य के बच्चों के पास ये सवाल नहीं होंगे कि कौन किस जाति का है, कौन किस संप्रदाय का है, उनके पास ये सवाल होंगे कि पीने का पानी नहीं है, सांस लेने के लिए हवा नहीं है। आप जानते हैं धरती के नीचे का पानी सोख गए हम लोग अंग्रेजों को कॉपी करते करते, बिल्कुल खत्म करेंगे। डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड बिल्कुल करेंगे भाई साहब, लेकिन जब आप लोग करने देंगे तब ना, जब आप युवाओं को अपने राजनीतिक जकड़ से बाहर निकलने देंगे तब तो युवा कुछ सोचेगा भविष्य के बारे में। बेरोजगारी का गाइए और देश के अंदर जितनी परेशानियां हैं उसका गाना गाइए। आप अच्छा, उसका गाना गा रही हैं, बेरोजगारी बहुत सम्मान का गाना नहीं गा रही है आप, यहाँ बेरोजगारी महंगाई का गाना नहीं गा रही है आप, बिजली की समस्या का गाना नहीं गा रही है। एक बार फिर से वापस अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। मनीष जी हाथ उठा रहे हैं। अली कादरी जी को लाना चाहती हूँ मैं चर्चा में। अली कादरी जी एक सेकंड रुक जाइए। अली कादरी जी, मंदिर के स्ट्रक्चर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और अगर उस पर सर्वे होना चाहिए कोई कहता है, तो क्यों नहीं इस पर आपको खुले दिल से हामी भरनी चाहिए और आगे आना चाहिए? मैडम, अभी आपने सुना आपके डिबेट में कि यहाँ तो 40,000 का मसला है और ताजमहल का भी मसला है। नहीं उन्होंने कहा, सुनिए अली कादरी जी, उन्होंने कहा ना, देखिए आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि 1991 जो वर्शिप एक्ट है उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। उन्होंने खुद बताया, अयोध्या की बात की, काशी की बात की, मथुरा की बात की, 12 शक्तिपीठों की बात की, 52 ज्योतिर्लिंगों की बात की। उन्होंने कहा इनको तो हम सहेज कर रखें ही, उसके बाद हम धीरे धीरे करके बाकी मसलों को सुलझा ले। लेकिन उन्होंने वो 4000 की बात नहीं की, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे तो उन्होंने कहा कि हम सालों साल लग जाएगा मामला सुलझाने में, वो ये कह रही थी। बोलिए। देखिए मैडम, मेरा एक ही मानना और कहना है कि 1991 का जो हमारा वर्शिप एक्ट है उसी पर हम कायम रहेंगे। बाबरी मस्जिद का फैसला क्या आया, किसकी बिना पर आया, मैं उस पर तफसीलात में जाना नहीं चाहता। रहा सवाल, अगर इस मुल्क में सुख चैन चाहते हैं तो सारे मिलकर के इस देश की तरक्की के लिए काम करें। और मैं आज की बात नहीं, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ कि हम नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से बैठकर बात करने के लिए तैयार है। सारे हिंदुस्तान के सूफी इस मामलात में बात करना चाहते हैं और अपने देश को अमन और चैन की तरफ लाना चाहते हैं। लेकिन अली कादरी जी एक सेकंड सुनिए मेरी बात। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, अगर उसको एक बार के लिए हम साइड रख दें और कोर्ट इस मामले में ये फैसला सुनाता है कि ये वाकई में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो क्यों ना इस फैसले को माना जाए? क्या नहीं मानेंगे आप उस वक्त फैसले को? ना सुनिए, कोर्ट में जो है बात जब जाएगी तो दोनों पक्ष जाएंगे ना, बिल्कुल एक पक्ष की बात थोड़ी सुनी जाएगी, तो वहां पर जितनी बातें हैं सारी बातें रखी जाएगी। देखिए मैडम, फिर बात बाबरी मस्जिद के फैसले पर आ जाएगी, आस्था वाली बात। हमने एक आस्था को कबूल कर लिया, अब हर बार आस्था को कबूल नहीं किया जाएगा। तो कैसे विवाद खत्म कैसे होगा फिर कादरी जी? विवाद इसी सूरत में खत्म होगा कि दोनों समुदाय के लोग बैठेंगे और मोदी जी, अमित शाह जी इस मामले को तय करें। हम बात करने के लिए तैयार है, हमारे देश में अमन और चैन लाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात बताइए अली कादरी जी, जैसा इस मामले में आरोप लगाया जा रहा है तेजो महालय को लेकर, ज्ञानव्यापी को लेकर, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी का घर था, हम पड़ोसी के घर में हम घुसे, हमने अपनी नेम प्लेट उखाड़ी और वहां पर अपनी लगा दी और कह दिया हमारा है, उससे हमारा नहीं हो जाएगा ना? हो जाएगा ना मैडम, ये बात तो हिंदू पक्ष कह रहा है ना, इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप, ये बतलाइए मुझे। अब कल के दिन ये होगा कि दोनों ही चीजें प्रूफ करने की जरूरत है ना, लेकिन अगर इसी तरह के विवाद में उलझे रहे तो फिर तो कभी हल निकलेगा ही नहीं। ना सुनिए ना मैडम, ये लोग हल चाहते ही नहीं ना, ये लोग चाहते हैं कि इनकी सियासत ऐसे ही चले। अब 2024 करीब आ रहा है, तो अब नया मुद्दा क्या चाहिए? काशी, मथुरा, ताजमहल चाहिए। अब इसके बाद फिर और कोई मुद्दा आएगा, तो इनको देश की जो है तरक्की, देश की उन्नति नहीं चाहिए इनको। ठीक है, इनको सिर्फ यही करते रहना है। दो बातें हैं मनीष जी, इस पर आपको जवाब देना है। मैडम हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ, हम तो ओपन कह रहे हैं,
आप 2035 तक के हुकूमत पे बैठ जाइए, हम तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नहीं ना। अब तक के जितने लोग प्रधानमंत्री बने वो लोगों ने कोई मुसलमानों का फायदा किया नहीं। अरे बीजेपी चलती है, चलने दो, हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारे जो हक है वो तो दे दो। एक भारतीय के नाते जो हमारा हक बनता है वो तो कम से कम हमें दो। ठीक है, दो बातें। एक अनुराग भदौरिया ने मनीष जी कही, उन्होंने कहा कि झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर आप लोग जानबूझकर इस देश में धार्मिक मसलों को उठाते हैं। दूसरी बात जो अभी अली कादरी जी कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमें हमारे हक दे दो, बाकी कौन गद्दी पर बैठ रहा है, कौन इस डेमोक्रेसी को चला रहा है, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। अली कादरी जी ने बहुत सफाई से 2-3 बार कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले में, जबकि जब अयोध्या प्रकरण हल नहीं हुआ था उसके पहले माननीय न्यायालय का आदेश था उसको विवादित ढांचा कहेंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद अभी तक कर रहे हैं, जबकि ये तय हो चुका माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वो मंदिर है, मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। इसके बावजूद कर रहे हैं, इनकी नियत इसी जो है, मैंने वो कहा, मेरे दिल से कोई बात नहीं निकाल सकता। नहीं, ये बात अब अली कादरी जी बीच में नहीं बोलना। देखिए, ये इनकी नियत को साफ प्रदर्शित करता है कि प्रकरण सब हल होने के पहले कोर्ट का आदेश था कि उसको विवादित ढांचा कहना है, उसको बाबरी मस्जिद नहीं कहना। फिर भी आदेश आने के बाद वहां मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, उसको बार बार बाबरी मस्जिद कह के आहत कर रहे हैं भावनाओं। रहा सवाल दूसरी अनुराग भदौरिया की बात का, तो ऐसे कह रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में, जैसे आजादी के आंदोलन में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने लड़ाई लड़ी हो। कोई फोटो है क्या अनुराग भदौरिया आपके पास? मुलायम सिंह यादव जी गए थे लड़ाई लड़ने स्वतंत्रता संग्राम का, अखिलेश यादव वहां तलवार लेके लड़ाई लड़ रहे थे। अरे ये नींबू और मिर्चे लेके अखिलेश यादव की नजर उतारिए। तो नोएडा इसलिए नहीं जाते थे कि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, नौजवानों को नौकरियां मिल रही है। उत्तर प्रदेश जो दंगा प्रदेश था, प्रीति जी मेरा निवेदन है कि आप अभी कहेंगे कि दोनों लोग बोल रहे हैं, और जब आप ये बोलेंगे तो ठीक बात नहीं है कि मेरे बीच में बोलना शुरू कर रहे हैं, आप इनको नहीं रोक रही है। दोनों को चुप कराती है, ठीक नहीं है। जो इंटरप्ट करे उसके लिए उसको चुप कराया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो आज उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश नहीं है, विकास का प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में हाईवेज बन रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां मिल रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आज चौओर शांति है, माफिया अपने बिल में घुस गए हैं। और ये लोग बात करेंगे सद्भावना की, जिन्होंने राम भक्तों को गोलियों से भुनवा दिया, जिन्होंने पंचकोसी परिक्रमा को रुकवा दिया, जो हिंदू आस्थाओं पर हमला करते थे, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में वो कांड करवाया था, ये अनुराग भदौरिया और अनुराग भदौरिया की पार्टी। और प्रीति रघुनंदन जी, मेरा मैं एक बार फिर कहूंगा कि भदौरिया की ना आवाज कम कर रही है ना उनको रोक रही है। ये जो न्यूसेंस के लोग हैं, इनको टीवी में बैठा कर आप लोग भी एक स्पेस देती है कि न्यूसेंस का काम है, आप इनको चुप नहीं कराती। और जब आप उसके बाद कहेंगी दोनों लोग बोल रहे हैं, मैं दोनों लोग को रोकती हूँ, तो ये ठीक नहीं है। ये डिबेट की मर्यादा के विरुद्ध है, इनको ये बताइए। और नींबू और मिर्चा अखिलेश यादव के घर के सामने टांग गई है, जिससे उनकी नजर बची रहे और राजकुमार और बबुआ अपने घर में रह पाए। क्योंकि ये तो इसीलिए जाने जाते हैं कि राजकुमार घर में रहेंगे, चुनाव के दौरान निकलेंगे, वोट मांगेंगे, राजा बन जाएंगे। अरे आज एक सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, एक सन्यासी देश का प्रधानमंत्री है, देश की हनक पूरे विश्व में है। आज पूरा विश्व गौर से हिंदुस्तान की बातों को सुनता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे है। तो अनुराग भदौरिया, आपको शिक्षा लेनी चाहिए। तमाम योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर मनीष सुरक्षित नहीं अपने घरों में। मनीष जी ने अपनी बात पूरी कर दी है, लेकिन यहाँ बैठ के कोई ये ना बताए कि कब किसको बोलने का मौका देना और कब किसको चुप कराना है। एक सेकंड रुक जाइए। आपने भरपूर बोला, आपके सामने आवाज भी कम की गई, तो प्लीज सर ये ना सिखाएं और ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि आपको नहीं प्लीज सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। मैं अब सुनिए, मेरे पास समय बहुत कम रह गया है, मैं विजय शंकर तिवारी जी का रुख करना चाहती हूँ। विजय शंकर जी, अली कादरी कह रहे हैं कि हमारा हक हमें दे दो, आप कह देंगे कि हमारा हक मार के बैठे हो, तो ऐसे तो फिर समस्या का समाधान होगा नहीं। देखो प्रीति, कादरी साहब ने अपना हक तो 1947 में ले लिया था, जो लेना था।
और अब तो जो मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं सबको ध्यान में है। लेकिन एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ प्रीति जी, कि जितनी मंदिर बनते हैं, मंदिर यूं ही नहीं बन जाते हैं। मंदिर के स्थान का चुनाव होता है, मंदिर के स्ट्रक्चर का चुनाव होता है, उसका वास्तु तय होता है, प्रतिमा का स्थान तय होता है, उसकी दिशा तय होती है, प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसका जीवंत किया जाता है। इसके बाद तब कहीं मंदिर बनता है, इसके बाद वहां भक्त जाते हैं। तो ये मस्जिद नहीं है कि यूं ही आपने खड़ा कर दिया और कर दिया, वो एक बिल्कुल जीवंत आस्था का केंद्र बनता है। इसलिए मंदिर की बात जो हमने अभी कई कादरी साहब कह रहे थे कि हर मंदिर जैसे हर मस्जिद इनके लिए काबा नहीं हो सकती है, लेकिन वैसे ही हमारे यहाँ जैसे ज्ञानवापी का विषय, आप आज तो ताजमहल का विषय ले रहे हैं, इनके लिए केवल भूमि अधिग्रहित करना, भूमि कब्जाना। आज भी देश में आप देखते हैं हर गली मोहल्ले में, चौराहे पे जहां मिलता है वहां मजार खड़ी कर लेते हैं, वहां मस्जिद खड़ी कर लेते हैं। कोई मतलब नहीं है, केवल अधिक से अधिक भूमि को कब्जा करना, ये केवल उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य इतना नहीं, हमारा उद्देश्य है हमारे वही बात हो गई कि हम दूसरे का पक्ष बताएंगे, अपना पक्ष नहीं बताएंगे। देखो, देखिए मस्जिद की अगर बात है तो ऐसे वो भी कई मंदिर गिरा देंगे। मैं एक बात तो बोला हूँ, एक सेकंड मैं आपको ही बोलने का मौका दे रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ मैं। और दूसरी बात, जो माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, जो आपने कहा कि वो सबसे ज्यादा उनकी जो मंशा रहती है विस्तार करने की, वो जो माँ श्रृंगार गौरी की मूर्ति है वो मस्जिद की दीवार पर ही है। और अगर ऐसा होता तो एक तरफ मस्जिद में मुस्लिम नहीं नमाज पढ़ रहे होते और दूसरी तरफ वहां महिलाएं जाके मूर्ति पूजा नहीं कर रही होती। ये तो आप समझिए ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सब गलत ही हो रहा है, कुछ सही भी है जिसको संज्ञान में लाना जरूरी है। अब आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ प्रीति, मैं ये कह रहा था कि जैसे ज्ञानवापी का विषय चल रहा है, अनुराग आ रहे हैं आपके पास, ज्ञानवापी का विषय चल रहा है, तो ये सारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र संविधान का राज्य है, संविधानगत सब काम हो रहे हैं। अगर किसी के मन में अपनी आस्था के लिए कोई बात है, वो कहाँ गया है? न्यायालय गया है। न्यायालय ने जाकर के एक आदेश दिया है कि आप इसका एक सर्वेक्षण करिए। आपकी बात हम पूरी तरीके से कब मानेंगे? जब ये बात वहां तय हो जाएगी। एक भारत सरकार की एक सिस्टम है, वो वहां जाता है, अपना वहां का वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वहां का सारा कर, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आखिर इसके बाद भी ये भारत के उस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, जमा होकर चुनौती दे रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे, आप अंदर क्या हम देखने नहीं देंगे। आखिर ऐसा क्यों भाई? आखिर ये क्यों कर रहे हैं? अगर इनके मन में कोई चोर नहीं है, इनके मन में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आखिर ये भारत सरकार और भारत के संविधान के बीच में क्यों आ रहे हैं? अगर न्यायपालिका कुछ कह रही है, उसे गंभीरता से लेने में ऐतराज क्यों है? अली कादरी जी सुनिए, मैं स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूँ, हम भारत सरकार के साथ में है। अगर वो विकास के लिए काम करना चाहते हैं, हम आधी रात को तैयार हैं, ठीक है, और हम संविधान के साथ हैं। रही बात हमारे अभी ये साहब ने कहा कि 1947 में, तो मुझे राहत इंदौरी की वो बात याद आती है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये रहा सवाल, हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने अपने देश को पसंद किया, और वो लोग और है जो पाकिस्तान से यहाँ भाग कर आए। हम यहाँ से भाग कर कहीं नहीं गए। ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, और इस देश के लिए हम अपनी जान भी देंगे। हमें कोई ना सिखलाए कि 47 में क्या हुआ था। नहीं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं अली कादरी जी कि सभी का खून इस मिट्टी में शामिल है, तो इस मिट्टी में अगर एक पक्ष या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस मामले में ऐसे दावे हैं, तो उसको अपनाने में हर्ज क्यों है? ये तो सवाल है ना। इसीलिए है कि हक जिसका है उसको मिलेगा। तो ये कैसे तय होगा? के जरिए मिलेगा, कोर्ट तय करेगा ना, कोर्ट के जरिए मिलेगा। आदेश दिया है, ऐसे वैसे लोगों के बोलने से नहीं मिलेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। देखिए, ज्ञानवापी हो या फिर तेजो महालय हो, दोनों ही मामलों में न्यायपालिका ने संज्ञान लिया है ना। वहां पर टीम भेजी गई ज्ञानवापी में, तेजो महालय में भी भेजने की तैयारी होगी आने वाले दिनों में। तो क्या अली कादरी अपने समुदाय से जुड़े हुए लोग, अपने से प्रभावित लोगों को ये संदेश नहीं देंगे कि भाई इस धार्मिक मसले को सहिष्णुता के साथ सुलझाया जाए? देखिए मैडम, हम हर मसले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। मैं कह रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से बात कह रहा हूं कि हम हर मसले को सुलझाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस्लाम में सुलह हुदैबिया का बहुत बड़ा मसला है। हमारे पास सुलह करना है, लड़ना नहीं है। हम सुलह करेंगे, लेकिन जब सारे लोग एक साथ बैठेंगे, संवाद होगा, नतीजा निकालेंगे, अमन और चैन को कायम करेंगे। ये नहीं कहते कि हम सिर्फ लड़ना चाहते हैं। अली कादरी कह रहे हैं भाई दोनों पक्ष को बिठाइए, फिर फैसला कीजिए, एक तरफा फैसला नहीं मान्य होगा। जी जी,
प्रीति देखिए, ये तो मैं शुरू से कहती आई हूँ कि संवाद होना जरूरी है, लेकिन संवाद तब हो सकता है जब सामने वाला बिना किसी एजेंडा के और खुले दिमाग से और भाई को भाई मानकर बैठे। अगर आप अपने आप को माइनॉरिटी मानकर बैठेंगे, अगर आप अपने आप को, एक सेकंड कादरी साहब, अभी आपने एक बात कही जिसपे मुझे घोर आपत्ति है। आपने कहा हम तो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं सकते देश के। आपके ऐसे बातें बोलने से देश का मुसलमान टूटता है। देश से क्यों नहीं बन सकता है मुसलमान देश का प्रधानमंत्री? अपने देश का सम्मान करिए, कर्तव्यों का पालन करिए। इसने बनाया आज तक 75 साल में, बता दीजिए 75 साल में कौन सा मुस्लिम प्रधानमंत्री है, बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं, प्रीति देखिए, मुझे नेताओं से उम्मीदें नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान युवाओं से एक बात कहना चाहती हूँ। नाजिश प्रतापगढ़ी एक राष्ट्रवादी शायर, मुस्लिम शायर ने कुछ लाइनें कही हैं मुसलमान भाई बहनों के लिए, मैं वो बताना चाहती हूँ। प्लीज मुझे सिर्फ ये बोलने का मौका दीजिए, फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो वही कहिए। दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए अगर वक्त तो हो जाए भाइयों पर निसार। ये पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। न मुसलमानों से न इस्लाम से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नोके खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। गलत है, झूठ है जो भी ये लोग कहते हैं, मेरे अजीज यहाँ सिर्फ दोस्त रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आप प्रीति जी बोल रहे हैं, हो गया, आप बोल लो। जो आज साहिब मसरत है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, ये बात को भी तो याद रख लीजिए। अनुराग भदौरिया, देखिए प्रीति जी, पहली बात तो साफ कर दें, ये शेर और शायरी का मंच नहीं है। ये वो है जहाँ पे हिंदुस्तान में जितना अधिकार मेरा है उतने अधिकार हमारे मुस्लिम भाई का भी है, सिख भाई का भी, ईसाई भाई का भी है, बौद्ध का भी है। सबने मिलकर यहाँ खून बहाया है, देश को आजादी दिलाई है। और ये वो लोग हैं जो बचपन से हम लोग एक साथ इसी मिट्टी में पैदा बड़े हुए हैं। इनको कोई शायरी ना सिखाए और ना शायर के माध्यम से इनको एहसास दिलाने की कोशिश कराए कि आप ऐसा, कि हम सब लोग इस मिट्टी में पैदा और बड़े हुए हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख भाई हो, और हम लोगों ने मिलकर देश को आजादी दिलाई है। और इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, इसलिए हम सब भाई एक साथ मिलकर रहेंगे। अगर कोई लड़ाने की कोशिश करता है तो भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे बीच में नफरत का बीज बोने की बात करती है। हम सब एक हैं और एक हमेशा रहेंगे। इस हिंदुस्तान के लिए जिए हैं, मरे हैं, और जितना अधिकार मेरा है उतना अधिकार इन सब का इस जमीन पे है। इसलिए भूल ना करें भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हकीकत करने की, हम मुद्दों से भटका के लोगों को सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करके हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ जाति धर्म की राजनीति होगी, विकास की राजनीति नहीं होगी। आप विकास की राजनीति करना नहीं चाहते, जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये कतई हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और कोई जाति धर्म की राजनीति हिंदुस्तान में कभी नहीं चलेगी। थोड़े चंद दिनों की बात है कि ये लोग अपना किसी तरह से कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाएंगे। ये हिंदुस्तान या अंग्रेजों को भी भगा दिया था। मैं एक बात मनीष जी से पूछना चाहती हूँ, ठीक है अनुराग, बिना डिस्टर्बेंस के आपने अपनी बात को कह दिया है। मनीष, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक सवाल, बहुत जरूरी है, वो ये कि ताजमहल एक अजूबे के तौर पर दुनिया में जाना जाता है। मैं आपसे, भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहती हूँ कि तेजो महालय का जो विवाद है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्योंकि न्यायपालिका तो एक प्रोसेस के तहत फैसला देगी, लेकिन जो हमारे देश की धरोहर है और दुनिया में एक अजूबे के तौर पर देखी जाती है, उस पर आपकी सोच क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, ये 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बताया था, कहा था ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये अजूबा है, ये भारत के श्रमिकों के खून पसीने से तैयार किया गया है, हिंदुस्तान के ही धन का प्रयोग किया गया है, ये हमारी विरासत है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि कोर्ट जाने का अधिकार तो किसी भी व्यक्ति को हो। प्रीति जी, आप भी जा सकती हैं, हम भी जा सकते हैं, अदना से व्यक्ति जा सकता है, यही तो ताकत संविधान और कानून ने दिया है। लेकिन एक बात का जवाब अभी तक नहीं आया कि 2014 में वक्फ बोर्ड के लिए ताजमहल को आजम खान ने मांगा था। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव इस पे कुछ बोलेंगे कि किस अधिकार से मांगा था? और संवैधानिक पद पर बैठकर उन्होंने कहा था इसको सौंप देना चाहिए।
आपने मेरे सवाल का खैर जवाब नहीं दिया, लेकिन अनुराग आप ही बोल दीजिए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। कलंक है, देश का कलंक बताने वाले लोग। ये देश के ये बता रहे थे ताजमहल प्रीति देश जी, का मैंने तो कलंक जवाब है, आपको आपको दिया बता ही। रहे सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए तेजो महालय को लेकर फैसला आता है, तो ताजमहल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति रहेगी? क्या उस दुनिया के अजूबे को ध्वस्त कर दिया जाएगा? क्या किया जाएगा? देखिए, ये तो काल्पनिक सवाल हो गया। आज की परिस्थिति में जो ताजमहल खड़ा हुआ है, तेजो महालय जो विवाद है, भारतीय जनता पार्टी का एकदम ऑफिशियल स्टैंड है कि ये भारत की धरोहर है, भारत के श्रमिकों के खून पसीने से खड़ा किया गया धरोहर है और भारत का ही संसाधन उसमें उपयोग किया गया। कादरी जी का एक छोटा सा कमेंट मैं लेना चाहूंगी। कादरी जी, इसी पर आपका एक छोटा सा कमेंट। मैडम, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश से हर विवाद खत्म हो जाए और ताजमहल की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखा जाए और दूसरे देशों में हमारा ऐसा मैसेज गलत ना जाए जिससे कि दूसरे देश वाले हम पर तनकीद करें, जैसा कि हालिया में अमेरिका ने किया था। यही लोग इन तमाम को मौका फराहम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त है 100 बात की एक बात का। चलते हैं किशोर के पास। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। आज हम आपको बताएंगे कि रूस के विक्ट्री डे परेड पर अमेरिका क्यों कांपने लगा, यूक्रेन से युद्ध में व्लादिमीर पुतिन की रोबोट आर्मी कब उतरने वाली, पुतिन के बीमार होने की खबरों के बीच उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, और हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज ने चीन की नींद कैसे उड़ा दी। रूस और यूक्रेन के बीच